हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दियो जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं 3 बजे यहाँ पर मॉडल पेपर आपका सॉल्व कराया जाता है। ठीक है, चलिए जय हिंद जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे दिया गया क्वेश्चन कि किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ का जो आंसर हो जाएगा राइट क्या हो जाएगा। पहले का क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही करेंगे। चलिए जवाब दीजिएगा कि किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब डी नंबर आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आया है। याद रखिए आपका 1809 इसका आंसर राइट हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो के दूत जो थे चार्ल्स मेटकाप से अमृतसर की संधि हुई थी। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है। याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनने हैं। ठीक है ना, तो चलिए बताइएगा कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। 2 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए वीडियो को भी लाइक करिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं, है ना, काफ़ी लोग यहाँ पर देखो जुड़ गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, ठीक है ना, तो एक बार सभी लोग मिलकर भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर लगातार पढ़ाई करते रहिए फटाफट। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 2 नंबर में, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करने के लिए। यहाँ पर देखो 2 नंबर आपका जो दिया गया है तो ऑप्शन हो जाएगा राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आपकी की गई थी। ठीक है ना, इसकी स्थापना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बॉम्बे अर्थात यहाँ पर दे सकते हैं कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्रा ट्रेन किस वर्ष चली थी। यहाँ पर दे सकते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा 1853, है ना। 1853 में कितनी दूरी चली थी, तो आपके याद रखिएगा कि आपके 34 किलोमीटर, कितनी 34 किलोमीटर ये मुंबई और थाने के बीच आपकी चलाई गई थी। कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल को, इसलिए 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद ये पूछ ले कि दूसरी रेल आपकी कब चली थी। यहाँ पर दूसरी वाली चली थी 1854 में, और ये हावड़ा से हुगली के बीच चली थी। ठीक है, आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। चलिए बताइएगा कि 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था। यहाँ पर ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा बॉम्बे, जिसे हम लोग मुंबई कहते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार ये कब अधिनियमित किया गया था, तो 1909 में। ऑप्शन जो बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और इस अधिनियम में कहा गया था, क्या कहा गया था, बांटो और राज करो कि अंग्रेजों की नीति को वैधानिक दर्जा आपको मिल गया था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, 6 को ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अलीगढ़ आंदोलन देखिए आपके अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन सी हो जाएगा सर सैयद अहमद खां के द्वारा यहाँ पर की गई थी। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर जिसका भी आ रहा है इसी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था ये कहाँ से हुआ था। चलिए दोस्तों यहाँ पर बताना है, गदर आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ ये कहाँ से हुआ था। गदर आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ ये कहाँ से हुआ था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, कुछ लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं, कुछ लोग सी दे रहे हैं, है ना। जबकि इतनी बार आप लोगों को पढ़ाया गया इस क्वेश्चन को, इतनी बार हमने पढ़ाया है, हद हो गई इस क्वेश्चन को पढ़ाते पढ़ाते। कि संयुक्त राज्य अमेरिका से, याद रखिएगा कि आपका जो गदर आंदोलन था इसकी शुरुआत आपके अमेरिका से हो गई थी, है ना। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि स्थापना भी वहीं की गई थी आपके सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार पूछा गया है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए SN जो सेन है, मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। डॉक्टर SN सेन थे। इन्होंने अपनी पुस्तक कह सकते हैं कि 1857 मतलब 1857 में यह तर्क दिया था कि जो कुछ धर्म की लड़ाई के रूप में शुरू हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ है, ये इन्होंने लिखा था।
ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला है स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का प्रसार जो हुआ था इसका मुख्य उद्देश्य इनमें से था क्या। 9 वाले में तो देखो दिया गया है छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। मतलब यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा, ये आपका हंटर आयोग भी आपका आया था इसमें, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात महाधिकार पत्र कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो ये आपका वुड का घोषणा पत्र आपका आया था 1854 में। ठीक है, वुड्स डिस्पैच जिसे बोलते हैं, चार्ल्स वुड्स द्वारा बनाया गया था, है ना। और 100 अनुच्छेदों का एक लंबा पत्र था, 100 अनुच्छेदों का लंबा पत्र था। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका नंबर है राइट हो जाएगा। और इसे भारतीय शिक्षा में कह सकते हैं मैग्ना कार्टा कहा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द सुंदर डेल्टा किस राज्य में स्थित है। चलिए द सुंदरबन डेल्टा पूछा गया, देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, है ना। ऑप्शन बनेगा डी नंबर पश्चिम बंगाल, आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि बवंडर क्या है। भाई आप लोग देखोगे या बवंडर देखे हो कि नहीं देखे हो। चलिए बवंडर है क्या, चलिए बवंडर बताइए क्या होता है भाई। बवंडर ये लेके बवंडर डाल दियो, इसका मतलब क्या होता है जल्दी से बताइए। बवंडर भी देखिए 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका कि कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। मतलब यहाँ पर आप देखते हैं जिसे प्रकार से देखा जाए टार्नेडो जैसा होता है, क्या टार्नेडो जैसा आपका होता है, एक चक्रवात भी कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है इसका ए नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, यार इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने का जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इक्वाडोर और पेरू के तट के अनुदिश कभी कभी समुद्र के सतही जल के गर्म होने का जो कहा जाता है इसे कहते क्या हैं। देखो इसे बोलते हैं अल नीनो कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल नीनो नामक घटना ये भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत क्षेत्र में घटित होती है ना। लेकिन हमारी पृथ्वी के सभी जलवायु चक्र जो होते हैं इसके असर में आपका है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। चलिए कौन सी किरणें हैं जो वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। तो 14 का ऑप्शन क्या बनेगा, 14 का ऑप्शन हो जाएगा आपका देखिए पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका जो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए जो पराबैंगनी किरणें हैं ये आपके क्या करती हैं, ओजोन परत जो होती है उसे अवशोषित कर लेती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है। द्वीप समूह का क्या तात्पर्य है, यहाँ पर 15 का ऑप्शन देना है। तो द्वीप समूह क्या होते हैं भाई, द्वीप समूह मतलब कह रहा है भूमि का टुकड़ा जो समुद्र की ओर मिलता निकलता है, ऐसा तो होगा नहीं। काफी हद तक निकट द्वीपों का समूह हो सकता है। भौगोलिक शेष महाद्वीप की अलग नहीं है। देखिए ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कह रहे हैं कि महासागर या झील में स्थित द्वीप आपकी होती है जो श्रृंखला होती है। मतलब ये महासागर हो गया, सागर हो गया, झील हो गया, इनमें स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, इस प्रकार की चीजें। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चलिए कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यहाँ पर 16 का ऑप्शन क्या बनेगा। चलिए सबसे ज़्यादा आपका पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका नहीं कहाँ पर है, कर्नाटक। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा, कर्नाटक इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बने आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको एक नहीं 2 मॉडल पेपर में हमने आपको पढ़ाया भी है। इसका जवाब गलत नहीं होना चाहिए किसी से। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। देखो यहाँ पर दिया भारतीय स्टेट बैंक का जो आपका है टैगलाइन, ए बैंकर टू एवरी इंडियन। ठीक है ना, ये तो आपका इसका है। पंजाब नेशनल बैंक दिया बढ़ती नाम का जिंदगी है, तो बी गलत हो जाएगा। इसका जो टैगलाइन है वो क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। क्या, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये इसका क्या है टैगलाइन है, याद रखिएगा। ठीक है, कोटक महिंद्रा का है लेटस मेक मनी सिंपल, देना बैंक का है स्टेट मनी फैमिली बैंक। ठीक है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो कि भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। चलिए भारतीय संविधान में योगदान देता है, देखिए यहाँ पर आपकी औद्योगिक क्रांति जो है ना ए नंबर, औद्योगिक क्रांति ये आपका योगदान नहीं देती है ना। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। उस समय जो व्यवसाय नहीं था वो आपका कौन, तो देखिए कृषि भी था,
हस्तशिल्प भी था, निर्माण था, लेकिन पर्यटन स्थल उस समय नहीं थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी नंबर। अगला है 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूद आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। मतलब यहाँ पर भी क्वेश्चन इस प्रकार का हमने आपको सोल्व कराया था, औद्योगिकरण, है ना। 1991 में आर्थिक नीति जो आपकी लाई गई थी, 3 सिद्धांत थे, वैश्वीकरण, निजीकरण, औदारीकरण। मतलब ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। मतलब इसके अलावा देखो दिया गया है, इसके अलावा मतलब ये हुआ कि वैश्वीकरण, निजीकरण, औदारीकरण ये थी, लेकिन ये आपका औद्योगिकरण ये 1991 की नीति के नहीं है, क्योंकि 3 पॉइंट ही आपके लागू होते हैं 1991 की नई आर्थिक नीति में। यहाँ पर अलावा दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रावधान या प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में समस्त कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा 21 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर 249, अर्थात राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति जो आपके संसद के पास है, ये आपका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है उसे क्या कहते हैं। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला जो शास्त्र होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ये नंबर, इसे बोलते हैं जीव रचना विज्ञान। क्या, जीव रचना विज्ञान इसे कहते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर। अगला अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। तो ये बताइए राष्ट्रपति बुला सकता है जो लोकसभा है और राज्यसभा है, ये बताइए कौन सा आर्टिकल होता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। देखिए ऑप्शन सी आपका हो जाएगा 108, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। तो देखो जब टाई की स्थिति आता है 50-50, तो उसमें क्या होता है जो स्पीकर होता है वो वोट डाल देता है। तो ऑप्शन क्या निकलेगा, बी नंबर। अगला है ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। ये बताइए ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं, यहाँ पर 25 नंबर में। तो चलिए ग्राम सभा में कौन से होते हैं भाई, जिनका सूची में मतदाता सूची में क्या होता है, नाम होता है। जिनका मतदाता सूची में क्या होता है कि नाम होता है, मतलब ऑप्शन यहाँ पर देखिए बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कि वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के मतदाता सूची में शामिल होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है, कैंसर, अति तनाव, बहुत तेज बुखार या मधुमेह। चलिए ध्वनि प्रदूषण से क्या समस्या आएगा, तो यहाँ पर भाई अति तनाव महसूस होगा ना, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, है ना, जो एक मानवीय असुविधा हो जाती है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगर आप पॉलिस्टर स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। जो पॉलिशदार आपके होते हैं स्टील के चम्मच, इसकी जो आंतरिक मतलब ये चम्मच हो गया, तो इसकी ये वाली जो सतह होती है किस तरह कार्य करती है, ये होती है अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है। कैसी, अवतल दर्पण का भी उसको उठा के देखेगा, जब चम्मच हो तो चम्मच कैसे उठाकर देखिएगा, आपका चेहरा थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, लंबा लंबा। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्या हैं। कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका रासायनिक सूत्र बताना है। चलिए 28 नंबर। देखिए 28 नंबर की अगर हम बात करें तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो गया सी नंबर, CaNO3 का व्हाइट टॉइज और K2Cr2O7, इसका जो ऑप्शन है 28 में वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके में अंतर के आधार पर किया जाता है। अर्थात तो दो अमिश्रणीय तरल पदार्थ हैं, क्या है, दो अमिश्रणीय जो मिल नहीं सकते हैं, और इन तरल पदार्थों को मिला दिया गया। अब क्या करना है, पृथक करना है। तो उनके में अंतर के कारण किया जाता है, तो किस वजह से करते हैं, तो ये होता है याद रखिएगा घनत्व की वजह से। मतलब घनत्व के अंतर से ही उनको अलग कर सकते हैं। उन पदार्थ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, उनके अंतर के आधार पर हम लोग अलग कर सकते हैं। ऑप्शन में आपका नंबर। अगला दिया गया है कि जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है। जब विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ होता क्या है, दाब के साथ क्या होता है, तो यहाँ पर देखो दाब के साथ पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है सी नंबर देखिएगा, कह रहा है पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से क्या होता है, अधिक होता है, तभी तो उड़ पाता है। अगर ऊपर दाब होगा तो भी जहाज में ऊपर प्रेशर पड़ेगा, नहीं उड़ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे मतलब पंख के ऊपर से दाब अधिक होगा तभी आगे को भागेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 नंबर का ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। 2022 में कई जगह क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। याद रखिए ये माई कंट्री माई लाइफ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आज भी आपके सामने है और किसी से भी जवाब गलत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका जवाब आप लोग तुरंत देंगे भाई। चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे।
यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है 31 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि दशई का सबसे भव्य त्योहार है। मतलब यहाँ पर दिखा है दशई, दशई का सबसे भव्य त्योहार इनमें से आपका है। तो ये जो आपका त्योहार है दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा नेपाल। क्या है? नेपाल। मतलब ऑप्शन इसका जो बनेगा सी हो जाएगा कि नेपाल का सबसे भव्य त्योहार है। और यह त्योहार अश्विन माह में 15 दिनों तक आपका मनाया जाता है। दशई त्योहार के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। ठीक है, देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इस अवसर पर भक्त जो होते हैं मक्का और जौ के बीज बोते रहते हैं। ठीक है, मक्का और जौ के बीज बोते हैं इस त्योहार में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। गूगल बाबा किस लिए आपके लिए हैं। सर जी से पूछोगे कि बिल्ली आपको दिखती है तो आपको क्या होता है, कुत्ता दिखेगा तो क्या होगा, सांप दिखेगा तो क्या होगा। गूगल में देख लीजिए कि हम पंडित जी बन जाए, पंडित जी की वाली क्लास लेने लगे हैं, पंडित जी वाली क्लास लेने लगे क्या। चलिए अभी नहीं हो आप क्लास में, है ना, थोड़े थोड़े समझ जाओगे। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि यहाँ पर डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर 33 का ऑप्शन देना है। चलिए जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 33 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी हो जाएगा आपका, तैराकी से जुड़ा है। डॉल्फिन किक किससे है, तैराकी से जुड़ा है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसको बटरफ्लाई स्ट्रोक भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा बटरफ्लाई स्ट्रोक। तो इसका जो ऑप्शन बी हो जाएगा, बटरफ्लाई स्ट्रोक भी इसे कहा जाता है। क्लियर है। मतलब इसमें होता क्या है, इसमें तैराक के दोनों पैर जो होते हैं एक साथ ऊपर नीचे को जाते हैं। ठीक है ना, जैसे डॉल्फिन क्या होती है, तैरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया। ये बताइएगा, को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया। तो यहाँ पर देखिए 34 दिसंबर की अगर बात करें तो 20 मार्च को, क्या याद रखिए 20 मार्च को मनाया जाता है, क्या प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से निसी जनजाति का संबंध है। ये बताइएगा निसी जनजाति का जो संबंध है वो कौन से भारतीय राज्य से है। यहाँ पर जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, गौरैया दिवस भी मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आपकी बात से हम सहमत हैं। चलिए बताइएगा कि किस भारतीय राज्य से निसी जनजाति का संबंध है 35 नंबर में। तो आपका जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। इस प्रदेश की जनसंख्या में यह सबसे बड़ा जनजातीय समूह है यहाँ पर। ठीक है ना, और ये लोग निसी भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के लेखक कौन से हैं। कह रहे हैं इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन हैं। 36 नंबर लॉक करिएगा। और यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका ये हो जाएगा शशि थरूर है। दोस्तों याद रखिए शशि थरूर इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। 36 नंबर में ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, ये शशि थरूर का नाम इसके पहले सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने। शशि थरूर का आपने नाम सुना है कि नहीं। ये शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी की ओर से तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा के सांसद हैं। ठीक है, कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम सीट से लोकसभा के सांसद हैं जो कि आपकी कांग्रेस पार्टी से, तो उनके द्वारा आपके लिखे गए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक कौन है। तो राज तरंगड़ी पुस्तक के लेखक पूछा गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके, कल्लड़। कौन है भाई, कल्लड़, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये कैसा ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है। क्या, ये संस्कृत का ग्रंथ है जो कि कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। किसके, कश्मीर के इतिहास पर यह आपका आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये पुस्तक द बॉर्डर ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक आपके कौन हैं। तो चलिए द बॉर्डर ऑफ टाइम्स पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन से हैं। यहाँ पर देखिए सी हो जाएगा सरोजिनी नायडू, इसका जो आंसर बनेगा याद रखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। द पुस्तक बॉर्डर ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग की लेखक हैं सरोजिनी नायडू, याद रखिएगा। मतलब वे स्वतंत्रता आंदोलन की महान नेता भी थी, है ना। इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लुसाई बोली किस राज्य में बोली जाती है। लुसाई बोली किस राज्य में बोली जाती है, यहाँ पर आंसर लॉक करिएगा। चलिए लुसाई के बारे में बताइएगा। चलिए 39 नंबर की अगर हम बात करें तो लुसाई जो आपकी है ये मिजोरम में बोली जाती है। दोस्तों याद रखिए मिजोरम में बोली जाती है, मिजोरम में। ठीक है, चलिए, और अंग्रेजी भी बोली जाती है मिजोरम में। ठीक है, काफ़ी हद तक वहाँ भी बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कैराब से रेहुक खीम या कौरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है। रेहुक खीम या कौरी साल, अब कुछ नए नए प्रश्न आपको मिलेंगे तभी तो आपको कुछ तैयारी अच्छी लगेगी।
नहीं तो वही पुराने होंगे तो कहेंगे सर जी आप वही पढ़ाते हैं, कुछ तो नया मिल रहा है। देखो यहाँ पर जो आपका 40 नंबर है उसका डी हो जाएगा नागालैंड। अर्थात जो नागा लोग हैं ये भारतीय मंगोल वर्ग के लोग से आपके जुड़े हैं, जो कि भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के क्षेत्र में आपको मिलते हैं, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? पटाखा किस देश की मुद्रा है? इसको पहले हमने आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 नंबर। चलिए पटाखा है मकाऊ देश की मुद्रा है दोस्तों, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या यहाँ पर मकाऊ, जो आपका दिया है मकाऊ, है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, कह रहा है ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम दिया जाता है? चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और जवाब दीजिए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? चलिए दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा। और इस समय शायद इसकी राशि जो आपकी है बढ़ गई है ना। अब यहाँ पर कितना हो गया है, चलिए यहाँ पर जो आपकी राशि है वो कितनी हो गई है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। 25 लाख रुपए आपकी हो गई है ना। ध्यानचंद पुरस्कार जो आपकी है 25 लाख रुपए वर्तमान में आपकी हो गई है। पहले जो आपकी थी वो आपकी कम थी, लेकिन अब 25 लाख हो गई है। ये 25 लाख लिखा है कि नहीं है? ये 25 लाख लिखा है कि नहीं भाई? यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख। ऑप्शन क्या बनेगा? बे नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, तो देखिए आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 43 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, आपके मणिपुर में। अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, एडमिरल कप का जो संबंध है वो आपकी किससे है? एडमिरल कप का संबंध किससे है? देखो हम जितने भी मॉडल पेपर आपको देते जाते हैं, कुछ मॉडल पेपर आपको सरल मिलेगा, कुछ कठिन मिलेगा, कुछ मॉडरेट मिलेगा। जब तीनों प्रकार के मॉडल पेपर आप पढ़ोगे तो आपको हर एक प्रकार का जो सिलेक्शन है आपको मिलेगा, है ना। अगर सरल पढ़ोगे तो सरल वाला रास्ता मिलेगा, कठिन पढ़ोगे तो आगे को बढ़ोगे, मीडियल पढ़ोगे तो आपका सब कुछ बैलेंस बराबर रहेगा। तो आपके पास इस समय केवल पढ़ाई वाला ही काम होना चाहिए, पढ़ाई करना है। और पढ़ाई करना है तो पूरी क्लासें लेते रहिएगा, इससे बेहतर रिवीजन आपको कहीं नहीं मिलेगा। किताब लाएंगे तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमारे पास मॉडल पेपर का भंडार है, तो आप लोग लगातार मॉडल पेपर लगाते रहिएगा, ठीक है ना। ये भंडार खत्म नहीं होना चाहिए। एडमिरल कप किससे संबंधित है 44 नंबर में? तो देखिए आपका ये आपके नौकायान से, दोस्तों याद रखिए कि एडमिरल कप, अमेरिकन कप, वेलिंगटन ट्रॉफी ये नौकायान से। कौन कौन है? एडमिरल कप, अमेरिकन कप, वेलिंगटन ट्रॉफी, ये आपके नौकायान से हैं। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी किसने लिखी थी? यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है, बहुत पहले ही काफ़ी लोगों के जवाब आ गए हैं। कह रहे आईने अकबरी जो लिखा था दोस्तों याद रखिए अबुल फजल। क्या हो जाएगा? 45 का ऑप्शन से हो जाएगा आपके अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। और ये अबुल फजल कौन थे? ये अबुल फजल अकबर के नौरत्नों में से एक थे, और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? फैजी। क्या? फैजी। अगला है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है 46 नंबर में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जियाउद्दीन बरनी है। कौन? जियाउद्दीन बरनी, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? भारत का वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो किया वो किसने किया? 47 नंबर। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, है ना। पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक दी गई है तो जुड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, कह रहे हैं सी नंबर, बिल्कुल सही जवाब आया है। या देखिए भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना रामानंद चटर्जी ने किया था। रामानंद चटर्जी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में एक आंदोलन या कह सकते हैं एक चीज़ स्थापित की गई थी, वो आपका कौन सा है? तो देखो यहाँ पर जगह रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी, 1897 में हुई थी, है ना। 1897 में की गई थी, ठीक है। आगे बताइएगा, कह रहा है आपसे कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? चलिए भाई बताइए यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 49 नंबर में बताइएगा। 49 नंबर में कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया? आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जो आंसर है राइट क्या हो जाएगा? अच्छा भाई 47 वाले में क्या है? 47 वाले क्वेश्चन में देखो कि वंदे भारत पत्रिका की स्थापना अरविंद घोष के संपादकत्व में
श्री सुबोध चंद्र मलिक, चितरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल। मतलब देखिए भाई, यहाँ पर जो आंसर आपका है कौन कौन, श्री सुबोध भी थी इसमें, और इसके बाद अरविंद घोष भी थे, और इसमें आपके चितरंजन दास थे, बिपिन चंद्र पाल। देखो इनमें से ऑप्शन जो मिल रहा है वो आपका हो जाएगा सी वाला दोस्तों। कौन सा? क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 47 में, भारत में वंदे मातरम जो दिया गया है, भारत में वंदे मातरम, वो आपका सी वाला बनेगा, अरविंद घोष बनेगा, अरविंद घोष। याद रखिए इसकी पत्रिका जो हुई थी तो मेन जो आपकी थी अरविंद घोष, लेकिन इनके साथ सहयोगी के रूप में जो आपके थे श्री सुबोध चंद्र थे। कौन? श्री सुबोध चंद्र भी थे, चितरंजन दास भी थे, विपिन चंद्र पाल भी थे। इन्होंने 1906 में इसकी स्थापना किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो मेन दिया है तो मेन को ही लगाएंगे, है ना, मेन दिया गया है तो अरविंद सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है लखनऊ के अवध के किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपका आसफ-उद-दौला। क्या हो जाएगा? आसफ-उद-दौला इसका जो ऑप्शन है राइट हो जाएगा। क्लियर है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्वेश्चन अगला कि आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने क्या दिया गया अभी, अपने मस्तिष्क को ज्ञानपूर्वक करना चाहिए, ये कथन किसका है? कह रहे हैं आपको, क्या कह रहा है कि आपको विद्यालय जाना चाहिए, है ना, अपने मस्तिष्क को ज्ञानपूर्ण करना चाहिए। ये कथन जो दिया था वो किसने दिया था? तो ये मिशेल ओबामा ने दिया था दोस्तों, मिशेल ओबामा। ये जानते हैं मिशेल ओबामा कौन है? तो अमेरिका की प्रथम महिला मिशेल ओबामा, ये बराक ओबामा की पत्नी हैं। इन्होंने ये शब्द दिया था कि आपको कॉलेज जाना चाहिए, वो अपने ज्ञान के परिपूर्ण करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्ञान वह चीज़ है जिसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो मिशेल ओबामा ने ये शब्द कहा था। क्लियर है। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? कौन सा संधि विच्छेद सही है? यहाँ पर जो आप दीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 76। तो चलिए यहाँ पर 76 नंबर में ऑप्शन लॉक करना है। देखिए यहाँ पर 76 नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है गढ़ धन ईस। तो गढ़ नहीं होता है भाई, है ना, यहाँ पर गढ़ धन ईस तो होगा नहीं। भवधन अन भवन नहीं, जगत सदा धन एव। देखिए ऑप्शन डी आपका यहाँ पर आपका है सदा धन एव। जो ऑप्शन आपका है ये आपका सदैव बनेगा, और सदैव जो आपका होता है वो क्या होता है? वृद्धि संध होता है ना, क्या होता है? वृद्धि संध होता है। यहाँ पर भो होता है, भव नहीं होता है, भो होता है, भो धन अन भवन होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो गणेश वाला तो आप लोग जानते हैं गढ़ धन ईस बड़ी होती है, तब यहाँ पर क्या होता है? गणेश होता है, गुण संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? चलिए 77 को ऑप्शन लॉक करिएगा। 77 में आपसे कह रहा है कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पंकज हो गया, अंबुज हो गया, है ना, जा है, जा है, जा है, तो ये तो हो गए। दा नहीं होता है, क्योंकि दा जो होता है वो बादल में होता है, दा जो होता है बादल का होता है। अगला है प्रसन्न का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है? प्रसन्न का विलोम इनमें से कौन सा नहीं है 78 नंबर में? तो देखिए प्रसन्न का विलोम यहाँ पर दिया गया है अप्रसन्न, अप्रसन्न ही। चलिए 78 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से भाई। देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका ये नंबर अप्रसन्न, अप्रसन्न नहीं होता भाई, अप्रसन्न होता है, लेकिन ये जो लिखा है ये गलत लिखा गया है। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। खिन्न मतलब भी यही होता है, याद रखिए प्रसन्न का विलोम खिन्न भी होता है, जो प्रसन्न नहीं होता है खिन्न भी कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो अप्रसन्न है ये आपका गलत दिया गया है। अगला है कि निम्न वाक्य के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। कह रहा है जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। बताइएगा, जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो 79 में क्या होता है? तो इसे अनासक्त कहते हैं। क्या? अनासक्त। जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर। दही शब्द आपका कैसा है? तो चलिए दही शब्द कैसा है बताइए जल्दी से लॉक करिएगा। दही कैसा है या दही कैसी, आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग कहते होंगे दही कैसा है, दही खराब हो गया, दही अच्छा है, दही मीठा है, दही खट्टा है, ये सब चीज़ें आप तो बोलते हैं ना, तो आप कहेंगे ये पुरलिंग है दोस्तों। क्या बनेगा? ये आपका पुरलिंग बनेगा। क्लियर है। यहाँ पर दही कैसा है तो आपका दही खट्टा है, ये आप लोग बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। जबरदस्ती बोलने के लिए आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पशुपालन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपके पॉइंट दिए हैं। हमारे मॉडल पेपर में इसी से आपकी समाप्ति नहीं होती है। हमारे मॉडल पेपर में जब तक मन नहीं भरता तब तक चलती रहती है क्लास, क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐड जरूर करते हैं, जिसमें से आपको 1 नंबर 2 नंबर आपको मिलेगा। मॉडल पेपर से 1 नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन इससे जरूर मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें, और वीडियो पसंद आता है ना, लगता है कि नहीं हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और आपको भी लगता है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा। एक दोस्त को कम से कम जरूर भेजिएगा वीडियो। ठीक है। देखो पशुपालन से संबंधित दिया गया है कि विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की जो नस्ल है आपकी कौन सी है? तो देखो विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है आपका होल्स्टेन फैशन, मतलब फिजियन। मतलब ऑप्शन जो आपका, मतलब इसका जो आंसर है आपका ये हो जाएगा, यही हो जाएगा जो लिखा है,
ऑप्शन नहीं है इसमें। गाय का गर्भकाल होता है 280 से 282 दिन। अगला, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सोहिवाल। ठीक है। विश्व और भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस का नस्ल नामकार है मुर्रा भैंस है। ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है भैंस का गर्भकाल कितना है? तो भैंस का कार्यकाल हो जाएगा गर्भकाल पूछा है, कह रहा आपसे कि भैंस का गर्भकाल कितना है? तो आपका 310 होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल पूछा गया भारत में कौन सी है? तो जमुना पारी। कौन? जमुना पारी हो जाएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे दिया गया है कि जानवरों का यूरिन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जो दिया है कैस्टर, ये जानवरों का यूरिन निकालने में इस्तेमाल होता है। जानवरों को जो वीर्य होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मतलब जैसे विदेश में काफ़ी अच्छी नस्ल की गाय होती हैं या आपके बछड़े होते हैं, है ना, या आपके सांड होते हैं, तो उनका जो आपका वीर्य होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए तरल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं खराब हो जाएगा। अगला यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पश्मीना आपके नाम की एक बकरी है, जो कि ऊन एक बकरी से प्राप्त किया जाता है। वो था ऊन जो आपका है पश्मीना नाम की एक बकरी से भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, जानवरों का उम्र पता लगाने के लिए उसके सींग में उपस्थित जो आपके छल्ले हैं और दांत को गिनकर भी पता लगा सकता है। याद रखिएगा, जानवरों को अगर उम्र ज्ञात करना है तो याद रखिए उसकी जो सींग में छल्ले हैं और दांत को गिनकर भी पता लगाया जा सकता है। यहाँ पर देखो कुछ दिया गया पॉइंट कि मानव शरीर के संतुलन का केंद्र क्या होता है? तो मानव शरीर के संतुलन का केंद्र देखिए कान में, और इसका जो नाम होता है कंकालिया होता है। क्या होता है? कान में होता है, संतुलन का मेन केंद्र होता है कान में, और इसका नाम होता है कंकालिया। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या होता है? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र में से क्या होता है। चलिए देखिए, आपका तारापुर दिया गया है, और तारापुर जो आपका है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। रावत भाटा क्या है? तो आपका राजस्थान में है। कलपक्कम कहाँ पर है? तो आपके तमिलनाडु में है। कुडनकुलम कहाँ पर है आपकी परमाणु ऊर्जा? ये आपके तमिलनाडु में है। अगला आपसे दिया गया है, नरौरा कहाँ पर है दोस्तों? नरौरा ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। काकरा पार कहाँ पर है? गुजरात में है। ट्राम्बे कहाँ पर है? आपके महाराष्ट्र में है। कैगा कहाँ पर है? आपके कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बताइएगा। यहाँ पर देखो यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? यूरिन का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6 होता है। वैसे देखा जाए तो आपका 4.8 से लेके 8.4 तक होता है, लेकिन औसत में देखा जाए तो 6 माना जाता है। यहाँ पर यूरिन में यूरिक एसिड होता है। यूरिन का हल्का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरिन में जो गंध होता है यूरिया के कारण होती है। पथरी जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? तो आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। किसकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। यदि कैल्शियम ऑक्जेलेट लवण इकट्ठा हो जाए तो ये पथरी बन जाती है। आपकी बॉडी में देखा होगा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर आपका ये इकट्ठा हो जाए तो याद रखिए यही आपकी पथरी बन जाती है। क्या? पथरी बन जाती है। ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, सबसे विषैली उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो सबसे विषैली उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। क्या है? अमोनिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे मानव शरीर में उत्सर्जी अंग पूछा गया है। तो देखो मानव शरीर में उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे जैसे आपकी त्वचा है तो त्वचा से क्या होता है कि पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है। तो आपके अंदर की बॉडी का जो विषैले पदार्थ होता है कहीं ना कहीं कुछ तो आपका परसेंटेज है जो आपके पसीने से निकल जाता है। कहते हैं अगर बॉडी से पसीना निकलता है तो समझो आप बीमार कम होंगे, और आपकी बॉडी में अगर पसीना नहीं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आप बीमारी के धीरे धीरे शिकार हो रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए त्वचा हो गया, यकृत हो गया, फेफड़े, नाक, मुंह, आंख, आंत, मूत्रनाल, है ना। सबसे मुख्य जो आपका होता है वो किडनी होती है, जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, किडनी का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना होता है। किडनी का मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। अगला है, किडनी शरीर में जल के संतुलन और लवण के संतुलन को रखती है। अर्थात जो किडनी होती है ये जल का भी संतुलन रखती है, और जो लवण होता है अर्थात जो नमक होता है ना उसका भी संतुलन बनाए रखती है। ठीक है। अगला दिया गया है, किडनी की एक कोशिका का नाम क्या है? तो भाई किडनी की एक कोशिका का नाम नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन। ठीक है। अगला यहाँ पर दिया गया है, नेफ्रॉन या गुर्दे का जो क्लोरमेसी होता है वो 24 घंटे में लगभग 180 लीटर रक्त को शुद्ध कर देता है। ठीक है। याद रखिए नेफ्रॉन द्वारा 24 घंटे में लगभग 180 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। अगला यहाँ पर दिया गया, रक्त के फिल्ट्रेशन के दौरान प्रतिदिन लगभग यहाँ पर 1.5 लीटर यूरिन का निर्माण होता है, जिसमें 95% क्या होता है? जल होता है। ठीक है ना। और अगला आपसे दिया गया है, यूरिन की मात्रा काफ़ी बढ़ जाने पर इसे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को। वंदे मातरम। धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है।